टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पिछले लेक्चर में आपसे वादा किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या पता चलता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में से सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में ही। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कोई भी सम्मिश्र संख्याएं हो डिफाइंड एज a प्लस आई बी। ठीक है, कोई भी नंबर हो a प्लस आई बी वेयर a कामा b, जो a कामा b होना चाहिए, दिस a एंड b, ये पूरा का पूरा रियल नंबर होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी सी पॉइंट्स है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पता ना क्यों। a और b जो है वो हमेशा रियल नंबर आएगा, तो a रियल होगा, i का कोएफिशिएंट यानी कि b रियल होगा, ये मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आयोटा से होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आयोटा से। तो जैसे लिखा है a प्लस आई बी, ठीक है, जैसे लिखा है a प्लस आई बी, तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें a और b किस तरह का नंबर है, तो आप क्या कहोगे, हमेशा रियल नंबर। तो a और b रियल तो होगा, लेकिन इस i के कारण ये पूरा कंप्लीट नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और मुझे एग्जाम्पल थ्रू समझाना चाहिए। तो जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल दूं कि भाई साहब बताओ 3 प्लस 4i में a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। इस एग्जाम्पल में आप a बताओ b बताओ, कंपैरिजन करके बताओ। तो a तो दिख रहा होगा 3, b आपको दिख रहा होगा 4, ठीक है, b दिख रहा होगा 4। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिखा है मान लो 2 माइनस 5i, क्या लिखा है 2 माइनस 5i, तो मैं पूछूं a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगा। सो a इज 2 एंड b इज माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे i का कोएफिशिएंट b है, प्लस का b दिख रहा है साइन के साथ। यहाँ पे i कोएफिशिएंट प्लस का 4 था तो 4 लिखा है, i कोएफिशिएंट माइनस 5 है तो यहाँ पे माइनस 5 लिखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इस एग्जांपल से अब आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलने वाला है। जैसे मैं कहूँ क्या 7i लिखा है 7i, इसका मतलब 0 प्लस 7i लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो a क्या हो गया 0 और b क्या हो गया 7, नो प्रॉब्लम। a 0 हो गया, b 7 हो गया। क्या 0 रियल नंबर होता है? जी बिल्कुल। जैसे मान लो एग्जांपल है, या देखो मैंने इस तरह नंबर लिखा है, हो सकता है 3/2, 4/5, 1/9, 6/4, इस तरह के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह का सिंपल नंबर दिखेगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ। इस एग्जांपल से हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, और इस एग्जांपल के बाद जो मैं अभी लिखा हूँ, देखना क्या क्या पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलूँगा और आप क्या क्या समझते हो। तो जैसे 9 को मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 प्लस 0i। अब यार यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है मोस्टली स्टूडेंट को, और आना भी चाहिए, कि मैंने जब सिर्फ 9 लिखा था तब तो ये रियल नंबर था, लेकिन इसी चीज को मैंने 9 प्लस 0i लिखा, बाई 0i तो 0 ही होता है ना फाइनली, तो मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहता हूँ। ये क्या बात हुई भाई, जिस जमाने में हम 9 को रियल बोलते थे उसे आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि जो 9 है, आज के पहले हमने जितना रियल नंबर पढ़ा गया था वो रियल नंबर को रियल नंबर एक्चुअली में नहीं कहते हैं, उसे प्योरली रियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्योरली रियल, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, प्योरली रियल नंबर। सिर्फ 9 लिखा है यानी कि जितना रियल नंबर स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो रियल नंबर लिखा है यहाँ किस चीज़ से मतलब है? प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ a भी तो रियल होना चाहिए, लेकिन जब मैं बात करूँ कि बताओ भाई कि 5 या 9 या 6, 7, 1 या √3, -2, -5 समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 9 क्या एक रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर? आपसे कोई पूछे भाई बताओ जो 5 लिखा है ये रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ,
5 रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप किसी से पूछ के देख लेना, 99% स्टूडेंट इसको रियल नंबर बोलेंगे और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 10th लेवल तक उन्हें इस तरह के नंबर्स को रियल नंबर ही पढ़ाया जाता है, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन 11th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तब जाकर हमें यहाँ पे डिफरेंस समझ में आता है कि जिस रियल नंबर को हम रियल नंबर बोलते थे वास्तव में वो रियल नंबर नहीं है, वो है प्योरली रियल नंबर। अभी मैं डिस्कशन करूँगा प्योरली का मतलब क्या है, ठीक है। प्योरली मतलब या प्योरली शब्द से समझ में आ रहा होगा, प्योर मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल होता हो, इसके साथ कोई भी खास आयोटा के साइन ना आता हो। तो इसे देख सकते हो आई कोएफिशिएंट 0 है, तो ये वास्तव में तो 0 ही हो रहा है ना, वास्तव में तो हट पिट के 0 ही हो रहा है, कट पिट के, ठीक है। तो 9 = 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपसे बात आज के पहले या आज के बाद कभी भी कोई आपसे पूछे कि 5 रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, 9 रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिर्फ इतना शब्द दे के पूछे तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिर्फ पूछे कि 5 बताओ कैसा है तो आप कहो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 पूछे तो कहो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अगर आपके सामने ये एग्जांपल दे कि बताओ कि जो 3 लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योरली रियल नंबर है, तो जब ये 2 स्टेटमेंट दे के आपसे पूछे तब आप कहोगे कि जो 5 है वो एक प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। तो जब तक प्योरली वर्ड ना यूज करें ये रियल नंबर नहीं कहलाता है। फिर भी हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में रियल नंबर कह देते हैं, वो अलग बात है। तो क्या यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको 2 डेफिनेशन समझ में आया होगा कि एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज 100%, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ट्रू या इज नॉट ऑलवेज ए रियल नंबर, यानी वाइस वर्सा नहीं यहाँ पे। यानी रियल नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं कहलाएगा क्या, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर नहीं बल्कि प्योर रियल नंबर आएगा, लेकिन रियल नंबर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो उल्टा सही है, यानी कि रियल कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जिसका बस माइंड में रखना चाहिए, आपको आगे याद आता है कि नहीं आता है, कोई खास फर्क हमारे क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आज के बाद अगर भूल भी जाते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं यार जो आपको क्लास 6 से 10 के बीच में पढ़ाया जाता है, तो उसको मेमोराइज करके हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से आप नोट कर लो और उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग थोड़ा यहाँ डिस्कशन करते हैं। जैसे कहा गया है कि एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक a + i भी बोल दिया, दूसरा कुछ c + id है। ऐसा जरूरी नहीं है कि a ही लिखा हो हर जगह b ही लिखा हो, मैंने टाइप बताया था, एक जगह कुछ भी हो सकता है, b जगह कुछ भी हो सकता है, या नंबर या अल्फ़ाबेट या टेक्नोमेट्री या इनवर्स टेक्नोमेट्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड c + id वेयर a b c d है, वो तो आपको पता ही है कि a b c d ये जो प्लेस होते हैं ये हमेशा रियल ही होते हैं, रखने के बाद ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग c और d है, अलग अलग a और b है, इटसेल्फ इज ए रियल नंबर, ठीक। अब मैं थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स अगर समझा दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे गाइस मैं आपसे कहूं कि 5 और 5 मैं पूछूं इसमें से बड़ा कौन है, ये तो यार कॉमन सेंस हो गया, बड़ा कोई नहीं है बल्कि इक्वल है, ठीक है भाई, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी लिखा है। अच्छा, अब मैं जैसे पूछूं कि बताओ 7 और 3 में क्या रिलेशन हो सकता है, ग्रेटर और लेस में, तो ये भी अब ऑब्वियस सी बात है कि 7 बोल दोगे कि 3 से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो प्योरली रियल नंबर होते हैं उसमें इक्वल टू भी होता है, प्योरली रियल नंबर में ग्रेटर का भी सिंबल होता है। अब जैसे मैं पूछूं कि इसमें क्या रिलेशन है तो आप बोलो कि 9 है, यानी ग्रेटर का भी सिंबल होता है, लेस का भी सिंबल होता है और इक्वल का भी सिंबल होता है। ये बेसिक बात हमने आपको क्लास 3 लेक्चर से उठाया है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है ये। आई होप सबको लगा कि यार ये क्या बता रही, इतना छोटी छोटी बातें, अब मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आगे जब हम लेवल को बढ़ाएंगे तो फिर आपको डाउट होगा। ये थ्योरी में रटाने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो 2 प्योरली रियल नंबर इक्वल हो सकते हैं, 2 प्योरली रियल नंबर बड़ा भी हो सकता है, 2 प्योरली नंबर एक दूसरे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की तो कभी भी ये नहीं होगा
और कभी भी ये नहीं होगा। क्या बोला? किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से न बड़े होते हैं और न ही छोटे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि नहीं बड़े होते हैं नहीं छोटे होते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या इक्वल होते हैं? तो मेरा कहना है जी बिल्कुल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं ऑलवेज। लेकिन रियल नंबर की बात करें, प्योरली रियल में तो यह ग्रेटर भी होता है, लेस भी होता है, इक्वल भी होता है। लेकिन जब बात करें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को ग्रेटर नहीं कह सकते न एक दूसरे से लेस। यार कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा सोचो ना कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। भाई दो नंबर के बारे में पता ही नहीं है कि पहला काल्पनिक किस तरह का नंबर है, दूसरा काल्पनिक किस तरह का है। दोनों काल्पनिक है, ठीक है, दोनों काल्पनिक है। तो इसमें कौन बड़ा है? तो भाई उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो काल्पनिक आपस में बड़ा होगा कि छोटा होगा? डिपेंडिंग अपॉन काल्पनिक नंबर। तो जो कि हम लोग ये नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह समझ सकते हो कि ग्रेटर लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दो काल्पनिक नंबर आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि दो इमेजिनरी नंबर आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, तो ऐसा कब होते हैं? अब हम लोग उसकी बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्योरली रियल नंबर में आपके तीनों केसेस आते हैं, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं ग्रेटर होता है नहीं लेस होता है, दोनों कैंसिल कर दिया, ठीक। बट इट कैन बी इक्वल। लेकिन क्या होते हैं वो, लेकिन दोनों आपस में इक्वल होगा, ये गारंटी होगा 100%। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, लेकिन वो कब होता है 100%? अब हम लोग उसके कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग आगे के लेवल पे क्वेश्चंस में यूज़ करने को मौका मिलेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट में यार बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली फिनिश ना हो जाए, तब तक आपके पीछे ये भागता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ अब आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो ऐसा क्या सिचुएशंस होता है, ऐसा क्या कंडीशंस होते हैं। लेकिन a + ib c + id से न ग्रेटर होता है न लेस होता है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर लेस कभी भी नहीं होता, ध्यान है, नेवर बोल रहा हूँ, ओके। लेकिन वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो अब वही बात करने जा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होता है तो इस तरह सिचुएशंस में हम क्या करते हैं गाइस, आइए देखते हैं उसको। अब हम लोग रूल पढ़ते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होता है उस सिचुएशंस में क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि a + ib = c + id, ठीक है, a + ib = c + id। इफ़ इसका पूरा नाम होता है इफ़ एंड ओनली इफ, ये मैं कई बार बात बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता दिया। इसका फुल फॉर्म होता है इफ़ एंड ओनली इफ। तब ये केवल और केवल तब होगा जब a c की इक्वल हो। आप देख सकते हो मैंने एक पेन से दोनों को लिखा है, और i के जो कोएफिशिएंट हो वो आपस में इक्वल हो, यानी ब्लैक वाला ब्लैक के साथ और ब्लू वाला ब्लू के साथ। ये कोई कहानी नहीं कि ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू, ओके। इंपॉर्टेंट है कि a और c इन दोनों के बगल में i नहीं लिखा है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट कुछ मिनट बाद, तो a को हम प्योरली रियल पार्ट बोलेंगे, या ये कह सकते हैं रियल पार्ट बोलेंगे, c को भी रियल पार्ट बोलेंगे, जो i के कोएफिशिएंट्स होते हैं उसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ मिनट बाद बात करेंगे। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि रियल पार्ट समझ गए हो तो आप इसे याद कर सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल सिर्फ तभी होते हैं जब दोनों साइड के रियल पार्ट इक्वल हो, दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, सिर्फ और तभी होंगे। और ये दोनों बात सही होना चाहिए, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 3 + 2i = 3 + 5i। तो देखो 3 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन क्या 2 = 5 हो सकता है? 2 = 5 हो सकता है क्या? नहीं। तो देखो पहला कंडीशन सही है, 3 = 3। लेकिन ये सेकंड कंडीशन है, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर एक भी गलत हुआ तो
वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं कहलाएगा, कभी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2 - 7i वट एवर एनीथिंग 1 - 7i, तो देख सकते हो इसमें पहला ही गलत हो गया, 2 = 1, यानी लेफ्ट साइड का रियल पार्ट, राइट साइड का रियल पार्ट, दिस एंड दिस, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो एक भी गलत हुआ तो आगे हम कुछ भी नहीं चेक करेंगे, वो दोनों आपस में इक्वल कभी भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएंगे गाइस जब क्वेश्चंस में रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो जैसे देख सकते हो आप 3 3 की इक्वल है, बिल्कुल सही है। आई को ऑप्शन दोनों तरफ 5 5 है, ये भी सही है। तो देखो इस एग्जांपल में ये दोनों बात सही हो रहा है। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन ये मीनिंग समझाने के लिए मैंने 3 एग्जांपल छोटा सा लिया है, जिससे कि आप ये समझ सको कि कोई एक सही नहीं, दोनों के दोनों सही होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कह पाओगे, वरना कभी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ मीनिंग देखा। अब हम लोग इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं एक नए एग्जांपल थ्रू, जिसमें लिखा है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स एंड राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स है। बीच में गाइस यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं कब, वो कंडीशन से हम लोग आंसर निकालेंगे। उससे पहले यहाँ पे मुझे एक चीज़ शेयर करना है आपके साथ। यह बताओ, जब फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि a + ib c + id, यानी कि दोनों तरफ जो था वो आयोटा एक ही बार आया था। आप देखो फार्मूले में लेफ्ट साइड पे आयोटा एक ही बार आया है, राइट साइड भी आयोटा एक ही बार आया है, लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो आयोटा एक बार नहीं आया है। अगर इस पार्ट में देखें, क्योंकि भाई रूल तभी लगेगा ना जब सारे आयोटा लेफ्ट साइड सिर्फ एक बार दिखे और राइट साइड भी एक बार दिखे। तो राइट साइड तो एक बार दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 2 बार दिख रहा है, या 2 से ज़्यादा बार भी दिख सकता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। तो आपका पहला मेन मोटिव होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक बार आयोटा दिखे न्यूमरेटर में। फिलहाल तो नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए न्यूमरेटर बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये इसके लिए मुझे एक स्टेप मैथमेटिकल फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है देखो, तो जितने इधर उधर आई होंगे, तितर बितर जितने आई होंगे, उसको इकट्ठा कर उसको अपना बना लो। तो गाइज अब आप देख सकते हो इधर 2 बार आई था, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सिर्फ एक बार आयोटा आ रहा है और राइट हैंड साइड भी सिर्फ एक बार आयोटा आ रहा है। और जब ऐसा स्टेज आए और बीच में इक्वल का साइन हो, खुशी के मारे झूम जाओ। क्या करें? फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? रियल पार्ट रियल के इक्वल, सेकेंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट यानी 2x - y इज इक्वल टू -2, और ये दोनों बात सही होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मैथमेटिकल मतलब होता है आपस में कैलकुलेट करके सॉल्व करना। तो अगर मैं बात करूँ गाइज फ्रॉम फर्स्ट से, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। और इसको अगर पुट कर दे सेकेंड वाले रिलेशन में, तो क्या आ जाएगा भाई साहब? 2x - y इज इक्वल टू -2, सो दिस इज 2 × 1 - y -2, 2 - y -2, सो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किए लिया, अच्छी बात है। तो मैं बात करूं क्वेश्चंस के फाइनल आंसर का, तो वो आ जाएगा x = 1 एंड y = 4। और गाइज आपको यहाँ पे रियल नंबर पूछा था कि रियल नंबर बताओ x एंड y, तो लिख दिया, ठीक है। यानी रियल नंबर को, जो हम लोग रियल नंबर बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो प्योरली रियल नंबर ही पढ़ते आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ रूल्स का। ये रूल आपके लिए बहुत आसान होगा, मैंने इसको आसान तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखते हैं क्या है। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो एंड मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय नॉर्मल प्रोसेस। क्या मतलब है? आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, ठीक है, जैसे मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, या 3 है, या 4 है, 5 है, 6 है, चाहे जितना भी हो, उनमें अगर एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस के यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप जो बचपन में
एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हो अलजेब्रिक फंक्शंस का या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, इस तरह की सिचुएशन जो किया जाता था सेम तरीका यहाँ पे भी है, वर्किंग रूल सेम है। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पे 3 के लिए तो पढ़ा दिया गया और डिवाइड के लिए क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड के लिए मैंने अभी नहीं बताया, तो डिवाइड के लिए इसके बाद में बताऊंगा क्योंकि वहीं पे उसका इसका यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। इस 3 एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को प्लस किया जा रहा है, तो तरीका सेम है। क्या तरीका सेम है, सुनो। 3 + 2i + 5 - 3i। देखो 3 + 5 8, जैसे i कॉमन ले लो, इस तरह से भी सोच सकते हो, या प्लस का 2i में से 3i घटा दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का i। तो ये आंसर है। तो देखो यार, क्या मैंने इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ है जो कि 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो छोटा बच्चा भी कर लेगा जो क्लास 8 में पढ़ रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल प्रोसेस होता है। नॉर्मल इन द सेंस जो आप बचपन से कैलकुलेशन करते आ रहे हो, सेम वे में चेंज करना है, कुछ नहीं करना इधर उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये 2 - 6i माइनस मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस -3i। ठीक है, 2 - 1 क्या हो जाएगा इस +1, -6i -3i माइनस का 9i। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा भाई। इसे माइनस का मल्टीप्लाई किया है, ऐसे तो अलजेब्रिक फंक्शंस में करते हैं यार, कोई भी क्वेश्चन हो नॉर्मल तरीके से किया जाता है। अब इसे मल्टीप्लिकेशन क्या रूल होता है, सेम तरीका चेंज करना है, कुछ नहीं करना है इधर उधर, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है जो आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। 3 × 4 = 12, यही पता करते हैं। 3 × 6 = 18i, 4 × 2 = 8i, 2 × 6 = 12 एंड i × i हो जाएगा i²। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 18 + 8 26i, i² की वैल्यू होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा एज आपका माइनस का 12, दिस इज 12 + 26i। 12 से 12 खत्म हो गया, तो आंसर जो आता है बाई चांस 26i आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, देख सकते हो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इजी वे में कैलकुलेट कर लिया है गाइस, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी 3 टाइप्स के चीज़ें सीखे हैं जिसमें नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी 2, और उन दोनों को डिवीज़न किया जाए यानी कि डिवाइड किया जाए, तो इस सिचुएशंस में क्या प्रोसेस होता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें आपको हमेशा करना होगा कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नया नाम आ रहा है कंजुगेट, तो पहले इस पर डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखो क्या है कंजुगेट ऑफ a + ib का मतलब होगा मैथमेटिकली कि जहाँ पे भी i लिखा होगा कहीं भी उसके जगह पे -i से रिप्लेस कर दो। कहीं भी a + ib है तो जहाँ i दिखेगा वहाँ पे बस -i से रिप्लेस कर देना। इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे 4, जैसे मैं पूछूँ 3 + 2i का क्या होगा कंजुगेट, तो ये हो जाएगा 3 - 2i। अब इसे ये माइनस पहले से अवेलेबल है, तो यानी कि i की जगह पे -i रिप्लेस करना है, तो 7/2 + 6i हो जाएगा। अब इसे ये प्योर 5i लिखा है, तो सिर्फ i को देखो बस i, तो -5i। अब इसे लास्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ सिर्फ 9 लिखा है, इसके बगल में i तो है ही नहीं, यानी कि इसका कंजुगेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ i दिखेगा सिर्फ उसी जगह पे -i से रिप्लेस कर देना है। तो आई होप कंजुगेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। इनका कहना है कि कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी भाई 2 चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कुछ पार्ट न्यूमरेटर में भी होगा, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में। तो जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, उसके कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। ये सारा टर्म्स मैं आपको एग्जाम्पल में अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, उससे पहले आप अच्छे से ये पॉइंट्स नोट कर लो, इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। अब हम लोग डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट पे किस तरह से प्लान करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इस तरह के एग्जाम्पल यार बहुत छोटे हैं अभी, बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
क्वेश्चन कैसे आते हैं जेईई मेंस एडवांस में, वो लोग हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपका बेसिक चीज़ मजबूत हो सके इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। तो खासतौर पे ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है अगर वो हर एक पॉइंट देखते हैं जो फाउंडेशन बैच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने आपको ये रूल बताया था यार, ये लिखना नहीं है, ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको पढ़ के यहाँ वर्क करना चाह रहा था इसलिए मिटाया नहीं। ठीक है, कन्वर्ट 1 + 2i अपॉन 3 - 4i इनटू a + ib फॉर्म। ठीक है, इस चीज को a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रूल का। रूल क्या था भाई? रूल ये है कि कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, किसके कंजुगेट से? जो डिनोमिनेटर में है। भाई देखो एनआर जो लिखा है इसका मतलब न्यूमिनेटर है, जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है, और डी पर आर मतलब शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है यार, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, डी आर मतलब डिनोमिनेटर आपको पढ़ना है, ठीक, जिसका मतलब होता है हर। ठीक, तो अब बताओ 1 + 2i, तो ये रहा 3 - 4i। तो रूल इज व्हाट? कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है दिस, इसके कंजुगेट से आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना है? न्यूमिनेटर में भी करना है, चलो न्यूमिनेटर में भी हो गया, और डिनोमिनेटर में भी करना है, चलो डिनोमिनेटर में भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये आप बताओ, प्रोसेस तो हमने आपका यूज कर लिया, अब आगे क्या करें? हमें तो a + ib फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो आपको हमेशा करना होगा ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। और आप बताओ क्या आपको मैंने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है कि नहीं? थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था अभी। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे, ना क्यों लिखे फालतू में। 1 का 3 × 3 आ जाएगा, 1 का 4i में 4i, प्लस 2 3 जा 6i, प्लस 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 2 4 जा 8i, और एक i 2 है तो यहाँ पे i² हो जाएगा। नीचे देखो a - b a + b, या तो अब ये कर लो या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, फालतू में क्यों करें? क्योंकि हमें डायरेक्ट याद होता है a - b a + b a² - b²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। 3 6 + 4 10i, 8i² कितना आ जाएगा भाई साहब? i² की वैल्यू फर्स्ट लेक्चर में आपको -1 पढ़ाया गया था, -1 और 8 -8 आ जाएगा। 3 की स्क्वायर 9 माइनस 4 की स्क्वायर 16 इंटू i²। अब यहाँ पे समय बचा लेते हैं हम लोग। i² की वैल्यू होता है -1, और एक माइनस पहले से अवेलेबल है, वो माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे आपको यहाँ लिखना है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इस तरह से। तो 3 - 8 -5 प्लस 10i, और नीचे आ जाएगा 25। अब 25 से सेपरेट कर लो दोनों नंबर में। ठीक, कुछ पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो दिस इज -1/5 एंड प्लस 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। सो दिस इज द कन्वर्ट ऑफ व्हाट? तो आप देख सकते हो कि ये a + ib फॉर्म में बन चुका है। तो अगर मैं पूछूं बाई चांस कि a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू -1/5 है, b यहाँ पे i का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है? 2/5। तो a की वैल्यू -1/5 हो जाएगा और b की वैल्यू 2/5। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 2 डिविजन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib में कन्वर्ट करने का ये पूरा प्रिपरेशन होता है। ठीक है, आपको गाइस यहाँ समझ में आ रहा होगा कि प्लस क्यों किया? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे निगेटिव था, और हमेशा कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस फॉलो किया, आंसर आ चुका है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो जेईई में भी आया था, आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आईटी में आया था। आईटी जब लिखता हूँ यार विदाउट सन, तो इसका मतलब होता है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इतना आप समझ जाया करो, मैं 12 बोल देता हूँ फिलहाल। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं मैं यहाँ पे ईयर्स भी लिख देता हूँ खास तौर पे। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया द वैल्यू ऑफ दिस समेशन वेयर i = √-1 इक्वल्स। तो देखो इस i को कुछ एक नाम दे दिया गया है √-1, और आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, यानी कि i की जो मीनिंग हम लोगों ने फॉर्मूले के तौर पे पढ़ा है कि i³ की वैल्यू, i² की वैल्यू, i⁴ की वैल्यू, ये सारा रिजल्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि
आई की वैल्यू √-1 हुआ है, और इसी नंबर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, सो आइए देखते हैं गाइस इसमें हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एक्चुअली 2 मेथड है। मैं दोनों मेथड एक एक करके बोल दूंगा। फर्स्ट मेथड सिर्फ बोलूंगा, सेकेंड मेथड यानी जो इजी वाला उसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सुनो क्या है। फर्स्ट मेथड ये है कि हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज जिसमें आपको बताया गया था जब मिसलेनियस सीरीज पहली बार पढ़ाया गया था। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में मिसलेनियस सीरीज पढ़ाया गया था, वहाँ पे आपको ये पहली बार मैंने सिंबल दिखाया था। तो उसमें बताया गया था कि जब 2 टर्म्स ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, सिर्फ 2 केस में, 2 टर्म्स ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यानी यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता तो क्या करते हैं, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, समेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको कॉपी नहीं करना है अभी, सिर्फ सुनना है। ठीक है, सिर्फ आप इसको सुनो, एंजॉय करो। ठीक भैया, चलो सुन लिया, अच्छी बात है। अब आपको पता होगा कि समेशन का मीनिंग क्या होता है, तो मैं भी यूज करके दिखाता हूं आपको। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, कहाँ चला जाएगा, i की पावर 13 तक जाना है। ठीक, पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो पावर कितना बनेगा, i की पावर 2 प्लस n को 2 रखेंगे तो i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 प्लस डॉट डॉट i की पावर 13 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो मैं प्रोसीजर आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं दोनों मेथड से बता दूँ। तो ये अभी जो चल रहा है ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, मोस्टली जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट वर्क करते हैं 90% वो इसी फॉर्मेट से करते हैं। फिलहाल इसका एक अल्टरनेटिव भी है, वो भी मैं भी कर दूंगा। अभी पहले आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये सीक्वेंस सीरीज में एक जीपी है पता होगा, और जीपी का टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक सम किया जा रहा है। चेक कर लो जीपी है कि नहीं। सेकेंड बटे फर्स्ट आई आएगा, थर्ड टर्म बटे सेकेंड टर्म, इसको भी डिवाइड करने से आई आएगा। तो ये सारे कॉमन रेशियो सेम आ रहा है आयोटा के इक्वल। ठीक, तो ये 13 टर्म्स है टोटल, 1 से लेकर 13 तक 13 टर्म है। तो यह जाएगा a r की पावर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ पे 13 है। ठीक है, और अपन आता है r-1। आगे बढ़ते हैं। ये भी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है i², कॉमन रेशियो यहाँ भी बाई चांस आई है, और नंबर ऑफ टर्म्स 13 इसमें भी, क्योंकि समेशन तो सेम है ना दोनों जगह। दिस इज i² माइनस का 1, सॉरी आई होगा, कॉमन रेशियो यहाँ पे आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं अगर रिड्यूस करूँ तो चीज़ें बड़े आसानी से क्लियर हो जा रहा है। जैसे कि ज़्यादा नहीं, कुछ लोग इसको अजीब तरह से पता ना कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे इजी करने का तरीका देखो क्या है। i² की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -1, सबको याद है बच्चे को। i की पावर 13 -1 डिवाइड बाई i-1, एंड इसके नीचे भी हो जाएगा i-1। ठीक, अब आप देख सकते हो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से। तो देखो एक कॉमन तो i की पावर 13 -1 है दोनों में, अच्छा, और एक नीचे कॉमन आ रहा है i-1। तो अगर मैं बात करूँ दोनों टर्म से कॉमन निकालने के, तो मैं चाहूँगा कि आप इस साइड लिखो, स्पेस कम है। यह आ जाएगा i की पावर 13 -1 अपॉन i-1, बचेगा क्या भाई साहब, i-1। भाई ये पार्ट्स इतना कॉमन आ गया है, इतना और इतना कॉमन आ गया है, तो ये कॉमन वाला पार्ट्स बाहर निकाल दिया। यहाँ बचा आयोटा, आई लिख दिया, माइनस ये पूरा बाहर आ गया है, तो इसके जगह पे 1 बच गया है। ठीक है, और आप बताओ i की पावर 13, आई होप आपको याद होगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसको। ये चीज़ हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। फिलहाल इतना ज़्यादा लेंथी करने मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, आप इसी जगह पे कैंसिल कर सकते थे इसको। ठीक, ये तो यही कैंसिल हो रहा है, एक स्टेप क्यों फालतू पड़ा है। और i की पावर 4 की वैल्यू होता है 1। ठीक, 1 क्यूब की वैल्यू 1, 1 - 1 क्या होगा, 0।
तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा लास्ट ऑप्शन सही आता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ठीक ठाक कैलकुलेशन तो करना पड़ा। अब मैं इस क्वेश्चंस का सेकंड मेथड बताता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी इजी वे में करने को मौका मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पे जो i पावर 13 था, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 4 3 जा 12, लेकिन मुझे 13 चाहिए, तो मुझे बगल में एक आयोटा लिखना था, वो भूल गया। ठीक, -1 बाई 13 था ना, तो 4 3 जा 12, 13 लाना है, तो इसलिए कि i हमें चाहिए बगल में। अब सही है, तो 1 का क्यूब i -1 एंड दिस इज i -1। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है एक्चुअल में i -1 आएगा। ठीक, ओके, इसको नोट कर लो। सेकेंड मेथड से हम लोग देखते हैं आंसर, फिलहाल उस मेथड से भी यही आएगा, अभी हम लोग चेक कर लेंगे। अब हम लोग सेकेंड मेथड ट्राई करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब सेकेंड मेथड आपके सामने रखता हूँ। देखो यार, फर्स्ट मेथड तो ये था कि समेशन को हमने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट अगर हम लोग कुछ दिमाग लगाएं जिससे कि कैलकुलेशन आप ईजी कर सको, तो अगर इन दोनों में से i पावर n कॉमन लें तो बचेगा i + 1। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था समेशन में, जब मिसलेनियस सीरीज पढ़ाया था, इसलिए यार कुछ बातें याद होनी चाहिए, तभी चीज़ें छोटा हो पाएगा, वरना कोई चांस नहीं है। तब तो आपको पिछला मेथड से ही वर्क करना पड़ेगा। तो वो ये था कि क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि समेशन केसेस में जब कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं समेशन से। ठीक, अब बात करते हैं कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो ये बताया था, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, जो यहाँ से चेंज होता है, जैसे n हो सकता है, यहाँ पे k हो, 5 हो, t हो, लैम्डा हो, मी हो, कुछ भी इस तरह से हो, तो जो यहाँ पे लिखा होता है वही जहाँ भी दिखेगा वो पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे n कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये पूरा जो टर्म्स होगा वो वेरिएबल्स होगा। इस ब्रैकेट्स में कहीं भी n नहीं दिख रहा है, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। और अगर ये कांस्टेंट है तो समेशन के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस खत्म, यही चीज़ बताना था, बाकी सारा चीज़ सेम है जैसा कि हमने आपको बताया। अभी समेशन एक्सपेंड करो, ये चीज़ आपको आता है क्योंकि अभी हम लोगों ने किया था, तो सेम चीज़ मैं जल्दी कर देता हूँ। a r के पावर कॉमन रेशियो i है, 13 टर्म्स है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज i + 1, ये भी एक i बचा हुआ है। i पावर 13 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 की पावर 3, यानी 1 × i, यानी कि i आ जाएगा। ठीक है, i पावर 13 की वैल्यू i कैसे निकालेंगे, 13 में 4 का मल्टीपल बना के। ठीक है, वो सब आपको बता दिया गया, इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा i + 1 × i। i का मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, तो i² + i² को -1 होता है, तो i -1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाई चांस सेकेंड मेथड से भी अप्रॉक्स लेंदी उतना नहीं गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेशन रिड्यूस तो हुआ ही है। पिछले एग्जांपल में 2 बार आपको सीरीज अलग अलग लगाना पड़ा था, यहाँ पे आपको एक बस ही लगा। तो मेरा एडवाइस होगा, कभी भी एग्जाम में आता है तो इस कॉन्सेप्ट से करते हो, थोड़ा सा आंसर जल्दी आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंजुगेट सीखा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कुछ अलग टॉपिक स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी तक जितना भी सीखा है इस चीज़ को रिवीजन करके आपको आना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।